सभी को नमस्ते, जो भी यहाँ पे आए हैं। तो आज हम बड़ा ही, अगर आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, इलेक्ट्रिक। ये लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चरों में से हो सकता है अगर आप इनसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की हमने शुरुआत कर दी है। देखते हैं कितने लेक्चर में, पर आई प्रॉमिस इसे मैं 4 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज होता क्या है भाई। और मैं आपको बताऊं चार्ज होता क्या है, ठीक है। अब कभी बहुत से लोग एस सी वर्मा को इग्नोर करते हैं, पर यू शुड कंसीडर दिस बुक, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप पढ़ते हो। देखो, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसे इंग्लिश किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। देखो, जिसे कम आती है वो यहाँ से सीख ले, जिसे ज़्यादा आती है वो खुद भी पढ़ के देखे वहीं से, ठीक है। एस सी वर्मा से एक बार थ्योरी भी पढ़ के देखेगा ना तो उसे बहुत समझ आएगा। तो चार्ज क्या होता है भाई। देखो, क्या हुआ शुरुआत में कि जो चार्ज होता है ना, मतलब शुरुआत में हमें क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले, ठीक है। वो पार्टिकल आप भी जानते हो, पर आज जो हमें जो पार्टिकल मिल रहे हैं ना, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पार्टिकल मिल रहे हैं जिन्हें हम एडवांस टेक्नोलॉजी में हम ढूंढ चुके हैं। उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी हमें बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल मिल चुके हैं, ठीक है। जैसे कि वैसे तो हम चार्जेस में उन्हीं की बात करते हैं कि जैसे कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमें मिले वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले हमें। अब देखो, इन तीनों का ही मास होता है, इसका भी चार्ज होता है, इसका भी चार्ज इसका नहीं होता चार्ज। इन दोनों का चार्ज होता है, इसका नहीं होता चार्ज, ठीक है। ऑल दो अगर इन दोनों का मास है, इलेक्ट्रॉन पे मास है, ठीक है। अगर मैं मेरे इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इस पे भी मास है इतना ही। और अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, अगर इन दोनों पे मास है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, जो कि बहुत कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r², है कि नहीं। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में ये जो होता है 6.67, ये यूनिवर्सल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी कम होती है, और ये देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से और कम हो गई, है ना। अब इन दोनों के मास का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, और नीचे अगर मैंने मान लो इन्हें कुछ 1 सेंटीमीटर पर रखा, है ना, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा ना ग्रेविटेशनल, वो बहुत कम होगा। और यहीं अगर मैं ये तो मेरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। पर अगर मैं इन दोनों में उसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो कि मुझे मालूम है क्या होता है, अभी मैं बता देता हूं कि वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, एकदम सिमिलर होता है इसकी तरह। पर क्या कहते हैं, अभी हम सीखेंगे वो कैसे अलग होता है, कैसे कैसे ये दोनों का आइडिया आया अलग अलग, ठीक है। आप में से बहुत से कहेंगे, बोला क्या ही कूलम ने करा, उसका तो चोरी कर लिया, मतलब न्यूटन का। नहीं भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो अगर आप इन दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स अलग बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस पे जो चार्जेस हैं, इस पे चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मान लो कुछ चार्ज होगा -1.27, इस पे भी इतना ही है। तो ये अपने आप को अट्रैक्ट करने के बजाय
रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो मुझे मालूम है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और ये इस पे 10⁻⁻19, जो मैंने पहले लिखा वो गलती से लिख दिया। मैं ये समझ रहा था कि ये दोनों मास बॉडी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग बात है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी अलग बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बिटवीन लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा पर बहुत कम लगेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मेरी वैल्यू आएगी, जिसे मैं आगे चल के एफ भी कहूँगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी फोर्स को हम एफ ही कहते हैं, वो आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन के आसपास, है ना। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना हमें फोर्स मिलेगा और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन दिखा रहे होंगे, एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। तो यही जो रिपल्शन है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, इतना बड़ा फोर्स है, इसके मुताबिक तो कितना बड़ा है, ये कितना छोटा हो गया। दिस इज़ वेरी छोटा फोर्स है ना, और ये बड़ा, ये इसके मुताबिक तो बड़ा ही है कि नहीं। तो ये वाले का रिजल्टेंट ज़्यादा हो गया तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये वाला थोड़ा सा ही महसूस होगा पर ज़्यादा रिपल्शन महसूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन में ये ज़्यादा महसूस होने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण इन दोनों में रिपल्शन होता है सेम चार्जेस के बिटवीन, ठीक है। समझ आ गया रिपल्शन क्यों होता है? अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पर बहुत कम लगता है, जिससे हम उसे कंसीडर नहीं करते। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, जिसे हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो इतना छोटा नहीं होता। देखो भाई कितना, अगर आपको मैं अभी बताऊंगा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है ना मैंने, इसे मैं हटाऊं तो इसमें हमारी वैल्यू किसकी आएगी? रुक जाओ, ओ भैया, हाँ, तो ये जो के आता है हमारा, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट आता है हमारा, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ तो ये तो भाई कितना बड़ा है इससे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 से, है ना। तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल लगता है पर बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल से। ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक। अब देखो आगे, प्रोटॉन पे भी यही सेम कहानी हो जाएगी। वो दोनों में भी रिपल्शन होगा, उन दोनों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पर ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होगा, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रख देता हूँ इनके बीच में, यही फोर्स आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन पर। क्या कहते हैं, ये जो फोर्स है ये ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम? दोनों का प्रोटॉन नहीं, थोड़ा अलग आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, पर क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वेरी स्मॉल, वेरी छोटा, जिससे हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्या छोटा होगा? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। समझ गए आप? अब देखो, न्यूट्रॉन के बीच में क्या फोर्स लगेगा? न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स,
क्योंकि क्यों लगेगा न्यूट्रॉन के बीच में, भाई न्यूट्रॉन का मास होता है वो नहीं होता इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर मैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूँ Gm1m2, नहीं सॉरी, आपको ऐसा कहीं पढ़ा देना तो मेरा भाई r², ठीक है। तो फोर्स क्या होता है हमारा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा न्यूट्रॉन के बीच में वो ये लगेगा। और मैं बता दूं, न्यूट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, दे डू नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ गए, समझ गए ना। अब ध्यान रखना भाई, इतने ध्यान से कोई पढ़ाएगा लेते रहो भाई सब्सक्रिप्शन और वो सब, हम फ्री में कर रहे हैं यही चीज़। टू काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखो इसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। दोनों को साथ में रख दोगे तो ये दोनों क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को, अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव साथ में रखता है एक दूसरे को रिपल्शन करने लगते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ में है, ये बोलता है हमें भी तुमसे भैया वही उतना ही लगाव है जितना तुम्हें हमसे है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण इनमें क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स इनमें पैदा होगा, समझ गए। और हम ये कैसे, भाई देखो एक बात बताऊं, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और इसका चार्ज भी इतना ही है 1.6 इंटू 10⁻19। तो मैं एक को प्लस और माइनस अपने मन से कर रहा हूँ, हाँ क्यों, मैं कन्वेंशनली ऐसे रख रहा हूँ, मैं इसको भी प्लस मान सकता हूँ और इसको भी नेगेटिव मान सकता हूँ, समझ गए। ये मेरी मर्ज़ी, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि जो नेट चार्ज है बॉडी पे, नेट चार्ज, ये जो मैंने गोला करा है, नेट चार्ज ऑन सिस्टम, वो क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा, समझ गए। तो भैया ये हमारे मुताबिक हम कर रहे हैं, समझ गए, किसी के उससे नहीं, क्योंकि स्ट्रेन है तो दोनों सेम चार्ज, लगाएंगे भी फोर्स सेम प्रकार का ही है ना। अब बस अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा चार्जेस के बारे में समझ रहे हैं। यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ही बड़ी आसान है। क्या कहते हैं, हमें ये बताया हुआ कि जो इसको चार्जेस को डिफ़ाइन करना ही बड़ा मुश्किल था, ठीक है। हम जैसे मास को हम डिफ़ाइन कर लेते थे, है ना, टाइम को और लेंथ को। तो ये जो यूनिट है हमारी चार्ज की, हम इजीली नहीं निकाल पाए थे, हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर पा रहे थे ढंग से। तो पर हमने फिर इसकी ऐसा यूनिट बताई कूलम्स है, ठीक है। क्योंकि 1 कूलम जो होता है वो चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकेंड, जितना चार्ज एक वायर से 1 सेकेंड में पास हो गया उसे ही हम 1 कूलम कहते हैं, ठीक है। समझ गए।
1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कितना होता है? जितना 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो 1 कूलम 1 एम्पियर चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? तो भैया SI यूनिट जो होती है वो होती है इस कूलम। ठीक है, SI यूनिट है हमारी चार्ज की कूलम। और देखो चार्ज क्या है हमारा? चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, क्वांटाइज क्या है? इफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर द ओनली चार्ज प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो ये हमने देखा कि जितने भी चार्ज हैं वो क्या होगा? क्या तो देखो चार्ज किसी बॉडी पे है, ठीक है, कभी आपने ये सुना है इस पर 2.5 चार्ज है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है? भाई चार्ज क्या तो 1 होगा या तो 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये तो नहीं हो जाएगा कहीं आधा इलेक्ट्रॉन रह गया, ये ऐसा तो ये नहीं होता। समझ गए? तो चार्ज जो है हमारे सिलेबस में तो क्वांटाइज्ड है। बड़ी क्लासों में आपको क्वार्ट्स वगैरह वगैरह दिखेंगे जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने चार्ज ऑब्ज़र्व करे देखें वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के में मिलते हैं। या तो 1 चार्ज होगा, या तो 2 चार्ज होगा, या तो 3 चार्ज होगा, या 4 होगा। ठीक है, या 1 ई होगा, या 2 ई होगा, या 3 ई होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट ने N1 मेरे इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रखे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन भी इतने ही N2 कर रखे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आप बताइए? और N2 उसने प्रोटॉन कर रखे हैं और N1 उसने इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं, तो नेट चार्ज जो होगा बॉडी पे वो कितना होगा? N1 E। तो E का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और अगर मैं उसका बात करूं N2 का, उसका वैल्यू तो सेम होगा, E से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर वो प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिव होगा और ये जो होगा ये नेगेटिव। तो ये होगा मेरा N2 माइनस N1। ठीक है, तो नेट चार्ज मेरा इसके इक्वल होगा। समझ गए? किसी बॉडी पे अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा आपका आसानी से। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे है या प्रोटॉन किसी बॉडी पे है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ उसके मैग्नीट्यूड से भी होंगे। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि इस बॉडी पे दो हैं इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या हुआ? 0। कैसे? आपने क्या करा? 2 माइनस ई करा, दो ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या होगा? 2 माइनस 2 विच इज़ 0। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी इज 0। समझ गए? और देखो, ठीक है, तो किसी भी जो बॉडी होगी हमारी उस पर जो चार्ज होगा, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं उदाहरण के रूप में आपसे बात करूं
कि देखिए जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, और नहीं, एक मैं ना क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्लास रॉड को ये मेरी ग्लास रॉड हो गई, इसको मैं किससे रब कर रहा हूँ, इसको मेरे पास एक पीला सिल्क क्लॉथ है, इसको मैं इसके पास ले जा रहा हूँ और इससे रब करके मैंने इस पर क्या करा, इसको मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो मैंने इस पे जब मैंने देखा तो इस पे आ गया कुछ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अपीयर। तो इस पे कितना चार्ज अपीयर होने लग गया, इस पे होने लगा 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि क्यू जो होता है, अगर मैं चार्ज दे रहा हूँ तो वो हमेशा इसकी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के ही बराबर होगा, है ना, कि कितना भी चार्ज अगर अपीयर हो रहा है, यानी कि अब इस पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब जब इस पे 1 माइक्रो कूलम अपीयर होने लगा तो मुझे अब इसका फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन इससे गए, मतलब सिल्क क्लॉथ है ये, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा है सिल्क क्लॉथ वाला। तो भैया अब देखो थोड़ी स्पीड बढ़ाते, सिल्क क्लॉथ से मैंने इसको रब करा और इसकी जो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी है, इसने इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इससे। तो इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जिसके कारण से इस पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज अपीयर होने लगा। और अब अगर हम देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ से यहाँ, तो 1 माइक्रो कूलम इज़ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिससे मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻6 इंटू 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अगर मैं हमेशा याद रखना, किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के बराबर होता है। बाकी सारे चार्जेस भी होते हैं जो ई के मल्टीपल में रहते हैं, पर हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, समझ गए। अब देखना, ये तो हमने इससे कर लिया, ठीक है। और देखो मेथड ऑफ चार्जिंग होती है वो मैं अभी नहीं करवा रहा, टाइम मिला अगर वो इम्पोर्टेंट, देखो वो इतना है भी नहीं इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर से जो बेसिकली आता है ना, वो होता है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब के बारे में पूछा जाएगा आपसे। चार्जिंग वगैरह के बारे में पूछ सकता है, पर मैं आपको वो अगली बार में करवा दूंगा, ठीक है। जो आपके लिए लाभकारी है वो अभी हम नहीं कर रहे, मतलब जो लाभकारी है उसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ। तो भैया यही है जो कूलम्स ने क्या बताया अपने लॉ में, तो उसने कूलम्स लॉ ने हमें ये बताया, आपको मज़ा आ जाएगा कसम से, सुनते जाना। उसने ये बताया ये जो मेरा फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है एक तरह से, ठीक है। ये मेरा है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों
ये जो फोर्स है ये केवल चार्जेस के बिटवीन लगता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जाता। किसी भी चीज़ को हम देखो यूनिवर्सल लॉ कब कहते हैं, जब वो हर जगह वैलिड हो। पर ये जो कूलम लॉ है ना, ये बहुत बहुत कम चीज़ के लिए वैलिड है। ये केवल चार्जेस के लिए वैलिड है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। आप कहीं और नहीं लगा सकते इसे, दो बड़ी बड़ी बॉडी उस पर नहीं लगा सकते अगर वो चार्ज है। तो ये है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे Q1 और Q2 मेरे पार्टिकल हैं, जहाँ पे Q1 और Q2 मेरे पार्टिकल हैं, बिटवीन आर सेपरेशन, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर मैं बात करूं, है ना, अगर ये दोनों सेम है, मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और इसका भी चार्ज सेम है, सेम चार्ज और सेम चार्ज, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझ गए। तो जो कूलम्स ने लॉ निकाला वो क्या हो गया, हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू K2 बाय नहीं Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ। और जहाँ मेरा K जो है वो क्या है मेरा 4πε0 के इक्वल, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर। और इसकी यही वैल्यू होती है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले आप ये सुनिए कूलम्स लॉ है क्या, ठीक है। तो देखो पहले सुन लो क्या क्या है इसमें। Q1 और Q2 जो है मेरे दोनों चार्जेस हैं, और R जो है मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन। और K मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों की जब जोड़ी मिलेगी तो ये क्या होंगे, अट्रैक्टिव। और जब मेरा सेम चार्जेस मिलेंगे तो वो होगा रिपल्सिव, समझ गए। तो अगर मैं इस पे फोर्स बताऊं Q1 के ऊपर और Q2 की वजह से, तो Q1 की अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। आर वेक्टर मेरा कैसे जा रहा है, आर वेक्टर मेरा मान लो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का जो होगा वेयर आर वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर। मान लो मैंने Q2 को अपना Q2 को मैंने अपना ओरिजिन मान लिया और इसको मैंने अपना फाइनल पॉइंट मान लिया, जिससे F1 जो होगा मेरा पैरेलल टू R1 हो जाएगा, R1 वेक्टर, समझ गए। और अगर मैं इसकी बात करूँ Q2 पे, Q2 और Q1, तो अगर मैं इसको यहाँ अब ओरिजिन मान लूँ 0,0,
तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। आर वेक्टर और F2 वेक्टर लग रहा है, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पैरेलल वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हैं। तो जब ये पैरेलल हैं तो Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इससे ये पता लगता है। और अगर Q1 और Q2 अगर मेरे पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, है ना, जिसके कारण Q1 और Q2 से मुझे एक और बात पता लगती है कि जो मेरा फोर्स वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा R वेक्टर के, समझ गए। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। Q1 मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ले लिया आपने, तो वो भी हमारे ग्रेटर देन 0 होंगे और फोर्स मेरा ऐसे ही रिलेट करेगा, ओके। तो ये इतना, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है ना तो सही है, समझ गए। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही समझना चाहिए इसे। और अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर फॉर्म की, एफ वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और R वेक्टर इसके इक्वल आता है। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन आता है इसका ग्रेटर देन 0, समझ गए। ओके, अब तक आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। तो आप में से बहुतों का सवाल होगा, सर हमारा ये जो है Q1 और Q2 इतना बात तो समझ आ रही है, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा, पर क्या कहते हैं ये जो R वेक्टर है आपने यहाँ क्यों लिया है। देखो भाई R वेक्टर पता है क्यों लिया है यहाँ पे मैंने, जहाँ जिस पे फोर्स लग रहा होता है और जोन सा हमारा फोर्स लगा रहा होता है, Q1 इस पे Q2 पे लगा रहा है हमारा फोर्स, है ना। तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं इसको 0,0 मान के यहाँ से मैं इसका मतलब यहाँ से मैं इसका पोजीशन वेक्टर ले लूँगा, R वेक्टर, समझ गए, जो कि F वेक्टर और R वेक्टर पैरेलल होंगे, समझ गए। पैरेलल होंगे तो भैया ये क्या कहते हैं, वो है रिपल्सिव फोर्स, है ना। और जहाँ मैंने आपको बताया कि K जो है मेरा, अब K की बात कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमारा होता है परमिटिव फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई K, है ना, जिसे हम कहते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, न्यूटन तो नीचे आता है, मीटर
2, ठीक है। ये इसकी वो आती है यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की। और इसे बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ गए? अभी कैसे समझ जाओगे, इसे समझाना आवश्यक है। देखो परमिटिविटी क्या होती है इन फ्री स्पेस, है ना। मान लो ये जो, अभी हम इसके बारे में थोड़ा देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं, फिर हमें करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा पक्का जब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिस्क्राइब करा था कि आपको कि कोई भी पार्टिकल होता है वो अपने आसपास एक फील्ड यानी कि एक स्पेस अराउंड अपने क्रिएट करके रखता है, जिससे कि अगर कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ भी आए, है ना, उसके फील्ड या उसके क्षेत्र में, तो उसे एक फोर्स महसूस होने लग जाए वहाँ पे, जिससे उसे पता लग जाए कि भैया यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कोई है। ऑरा टाइप हमारे यहाँ बोलते हैं ना, क्या कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसका एरिया बहुत अच्छा है, उसका जगह बहुत अच्छी है। मान लो किसी का मोहल्ला बहुत अच्छा है ना, मतलब वहाँ पे भैया बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ का मोहल्ला अच्छा है। कैसे पता लग रहा है, जैसे आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे लोगों से, वहाँ पे बातचीत जो चल रही होती है, वहाँ की चीज़ों से पता लगता है ना आपको। ऐसे ही भाई, ऐसे ही एक ये होता है चार्ज जो अपने आसपास एक सोसाइटी, एक तरह की सोसाइटी क्रिएट करता है, जिससे दूसरे वाले को पता लग जाए, बोला भाई हाँ ये तो मतलब बहुत अच्छी जगह है, ये तो हमारे लिए है ना। ऐसा पता लगता है ना सोसाइटी में। आप किसी भी एरिया में जाओ, आपको पता लग जाएगा हाँ ये वाला एरिया है, ये मुझे मालूम है उसके आसपास की चीज़ें देख के। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन या किसी भी प्रोटॉन या चार्ज को पता लग जाता है, हाँ भाई इधर ये फील्ड है, इधर क्या तो मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा या तो मैं रिपेल हो जाऊंगा, ठीक है। क्या तो वो उस एरिया के लोग उसे निकाल देंगे क्या तो उसे आने देंगे, ठीक है। तो एक स्पेस को हम कहते हैं जो एक चार्ज बनाता है अपने आसपास, ठीक है। जो चार्ज अपने आसपास जो फील्ड बनाता है ना, उसे ही हम कहते हैं, ठीक है। नो, ठीक है। तो यही जो फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी आएगा, उसको कोई फोर्स ज़रूर लगेगा उस पर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना इन दोनों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल, वो टू प्रोसेस का होगा, ठीक है। कैसे, देखो पहले तो चार्ज क्या होगा, चार्ज अपनी फोर्स कैसे लगेगा, पहले वो अपनी फील्ड बनाएगा, अपना एरिया बनाएगा, फिर वहाँ जहाँ तक एरिया है उसका, वहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, उसे महसूस होने लगेगा यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। तो उसे पता लगेगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मुझे अट्रैक्ट होना है, और अगर मैं पॉजिटिव हूँ और वो भी पॉजिटिव है, मुझे रिपेल होना है। दो प्रोसेस में आपका क्या कहते हैं, हमेशा फोर्स आपका टू स्टेप प्रोसेस है। अगर किसी पे फोर्स लग रहा है ना, तो ये मत समझो कि उसने क्या कहते हैं, मतलब अगर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हमारा लग रहा है किसी पे, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मेरा किसी पे लग रहा है, तो पहले तो चार्ज ने पता है क्या करा होगा, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है,
तो इसने कुछ अपनी फील्ड सी बनाई होगी भाई अपने आसपास। वैसे मैं एक बात बता दूँ, लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना, पर अपने आसपास ऐसा मतलब फील्ड बनाती है, ठीक है, जिससे ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो मैं इसे चला के भी दिखाता हूँ, ये आता है, ये इससे अट्रैक्ट होने लगता है जब भी इस पर फोर्स लगता है, समझ गए। ये इसके फील्ड में पहले आएगा फिर इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं ना कि अगर किसी भी नेगेटिव चार्ज पे हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या उसी की फील्ड है? नहीं भाई, वो उसके द्वारा फील्ड नहीं है, वो हमने क्रिएट करी है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को लाके। क्या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेल हो जाएगा, है ना, जब भी उस पर फोर्स लगता है। तो फोर्स कैसे कॉज हो रहा है? पहले तो फील्ड, फिर उस चार्ज का मूवमेंट, उधर जा रहा है वो, ठीक है, ये चार्ज जा रहा है, इसे महसूस हो रही है, फील्ड महसूस हो रही है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है। किस तरफ फोर्स लगेगा? अपोजिट, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। समझ गए ना? अब देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं क्यू चार्ज को ला रहा हूँ, इस माइनस क्यू चार्ज को उठा के ला रहा हूँ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, इस पे फोर्स लगना शुरू होगा, और जो फोर्स लगेगा, जो मैं क्यू चार्ज को ला रहा हूँ इन अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है, वो होगा मेरा एफ वेक्टर बाय क्यू, ठीक है। ये फोर्स किस चार्ज पे लग रहा है? ये फोर्स इन दोनों चार्ज पे लग रहा है एट आर सेपरेशन, ठीक है। मतलब मैंने किसी क्यू चार्ज को लाया किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, और जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएगा, वो इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस, इस पर फोर्स लगना शुरू होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट वर्किंग, और जैसे ही काम करने लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एफ वेक्टर बाय क्यू वेक्टर, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ वेक्टर बाय क्यू वेक्टर, समझ गए। तो ये थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, ओके भाई, बहुत लगातार बोलना ना मुश्किल होता है। तो ये देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, और इस पे इसके अंदर मैंने कोई चार्ज प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। अब ये इसके साथ ही चला जाएगा, क्यों? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई मेरा वेक्टर है, और मैंने ई का अभी क्या फॉर्मूला देखा? एफ वेक्टर बाय क्यू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मेरा क्यू पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा, क्यों? अरे भैया, क्यू ई वेक्टर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
अब जब ये पॉजिटिव है, इन दोनों में साइन का फ़र्क नहीं आया, दोनों में साइन का फ़र्क नहीं आया, तो भैया ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुए ना वेक्टर। अपोजिट में कब होता है इन दोनों वेक्टर? जब मेरे एंटी पैरेलल हो, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा। तो अब मैं रख रहा हूँ माइनस क्यू को, तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा। क्यों 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 क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी एफ वेक्टर, और मैं इसका वेक्टर फॉर्म में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड विद साइन रखते हैं, कोई भी चीज़ हम साइन के साथ रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऊपर, अरे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन आ गया है यहाँ पे, और ये बोल रहा है हम तो तुमसे अलग हो गए, यानी कि हमारी डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन एकदम एंटी पैरेलल है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही हो और फोर्स हम पे इधर लग रहा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है। लगेगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सेम लगेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, पर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहेगी। प्रोटॉन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन के केस में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, वो दोनों केसों में सेम है। मतलब फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखूं मैं, वो दोनों केस में सेम है। फोर्स जो है बस डायरेक्शन में दिक्कत करेगा आपको, अगर आप कुछ भूलोगे। मैग्नीट्यूड तो सब लिखे आएंगे, पर अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो आप में एक नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना। वेक्टर फॉर्म में आप हमेशा याद रखिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें। वेक्टर में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। मैं आपको लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दे के चला जाता हूँ फॉर्मूला, फिर हम इसको विराम देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आने वाली क्लास में मैं पोटेंशियल के साथ आऊँगा विद बेटर कॉन्सेप्ट और ऑल्सो, है ना। तो एफ वेक्टर मैंने आपको बताया कि वो ई वेक्टर होता है ना। अब मैंने बोला कि एफ वेक्टर को एक बार क्यू वेक्टर से मतलब क्यू से डिवाइड कर दो। क्यू वेक्टर तो कुछ नहीं होता, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। और जब मैंने अभी आपको कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बताया है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है? क्यू क्या होगा? एक चार्ज होगा मेरा कैपिटल क्यू, जिसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर फैली हुई है, इसका साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है। जैसे ही मेरी छोटा सा मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा इसके पास, तो ये इस पे फोर्स लगाना चाहेगा। आर डिस्टेंस पे मैं अगर इन दोनों का फोर्स निकालूँगा तो वो मेरा कितना आएगा? के क्यू पॉन आर का स्क्वायर, और नीचे क्यू से ही डिवाइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा? के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ये क्यू क्या है? ये क्यू कौन सा है जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप हमारे टेस्ट चार्ज को ला रहे हो, ठीक है। चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मुझे यूनिट बतानी हो तो मेरा होगा एफ वेक्टर बाय क्यू वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो है, ऑल्सो
और वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, याद रख, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज का कार्यक्रम। अगर आपको आज पसंद आया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैंने सोचा था इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा दूँगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका 4 या 5वां इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, है ना, उसमें हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी करवाना चाहता था मैं, पर नहीं करवाया, क्योंकि मैं अगले में करवाऊँगा। और ध्यान रखिएगा अपना आसपास का। और धन्यवाद अगर आपने ये देखा। रिवीजन करते रहो। अब टेस्ट दूर नहीं है ना। अगर आप में से कोई देख रहा है इसे रिवीजन के लिए, तो मैं इतना गारंटी से कहूँगा ये सफिशेंट है जेईई मेन के लिए। समझ गए? जितना मैंने समझाया है ना, अगर आपने उसे ध्यान से सुन लिया तो भला हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरा भी हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, नहीं तो बाकी भला और भला करने के लिए तो भगवान है ही, बुरा करने के लिए लोग तो है ही। ठीक है भाई, बाय। रिवीजन कर लेना इसका, मैंने समझा दिया आपको, है ना। ठीक है, धन्यवाद।